हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 18 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द एनडीएज कैंडिडेट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025। तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। हमने अच्छे से पढ़ा था प्रेसिडेंट कैसे, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे रिमूवल प्रोसेस काम करती है ना, अपॉइंटमेंट में कौन कौन सा इलेक्टोरल कोलाज होता है ना, क्या प्रोसेस का नाम होता है, सब हमने पढ़ा था अच्छे से। तो उसी से क्वेश्चन है कि बताओ कौन है। तो याद रखना आपके सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्हें एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। Which Indian badminton player won the women's singles title at the Malaysia International Challenge 2025? तो मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज में किसने जीता है? तो सिंपल याद रखना देविका सिहाग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन लाइनर में याद कर सकते हो। Who appoints the Chief Election Commissioner of India? कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये भी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऊपर जो आज का आर्टिकल था अच्छे से डिस्कस किया था। आपको अगर ये पूरा जानना है तो आज के द हिंदू एनालिसिस को आप जाकर देख लेना, हम हर चीज वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। What is the tenure of the election commissioner of India? क्या है टेन्योर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 ईयर और अंटिल 65 ईयर ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर। जो पहले हो जाएगा 6 साल या फिर 65 साल उसकी एज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which committee first recommended the reforms regarding the appointment of the chief election commissioner and the election commissioners? तो किसने पहली बार कहा था कि हमें उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए? तो आपका कौन सा था? आपका तारकुंडे कमेटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 1975 में बनी होती है। According to the Tarkunde Committee, which body should be responsible for the appointing of CEC? तो इसने कहा था कि एक होना चाहिए कौन, कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और सीजीआई हो। लेकिन आज के दिन पर सीजीआई नहीं है, उसकी जगह हमने किसको डाल दिया है? कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया है। और ये भी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर रहा है? वो इलेक्ट कर रहा है। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। The Chief Election Commissioner of India can be removed from office in the same manner as, कैसे हटाया जा सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124 के 4 में लिखा है, प्रूवन इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर अगर होगा तो आप उसको लोकसभा के 100 मेंबर, राज्यसभा के 50 मेंबर अगर उससे एग्री कर जाते हैं तो हम उसे हटा देते हैं। ये भी हमने सब पढ़ा हुआ है, जैसे हमने जस्टिस वर्मा वाला केस डिस्कस किया था। ठीक है, The Vice President of India can be removed from office by, तो कौन हटा सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। अगर एक रेजोल्यूशन आता है जो राज्यसभा में पास होता है और उस रेजोल्यूशन को लोकसभा उसको एग्री कर जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना। Which committee recommended that election commission should be made a multi-member body? किसने रिकमेंड किया था कि जो इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना देना चाहिए? तो याद रखना दिनेश गोस्वामी कमेटी, यानी कि गोस्वामी कमेटी इज द राइट आंसर, है ना। पहले 1 मेंबर बॉडी होती थी। In which national park of Assam can feral horses be found in large numbers? तो कौन से उसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि वहां पर जो ग्रासलैंड्स है वो गायब होती जा रही हैं, तो इनके लिए क्या होता जा रहा है? खाने के लिए प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो वहां पर इन हॉर्सेज को छोड़ गए थे, तो इनको ये वहां से तब से रह रहे हैं। ठीक है, फेरल हॉर्सेस। The feral horses of the Dibru Saikhowa National Park are believed to be descendants of the horses abandoned during which period? तो वर्ल्ड वॉर 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश आर्मी वाले उन्हें छोड़ गए थे, उन्हीं के डिसेंडेंट है। द एंग्लो नेपलीज वार 1814 से 1816, ये भी हमने पढ़ा था, जो न्यूज़ पढ़ी थी ना हमने कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओपी कोहली वो भारत आने वाले नेक्स्ट मंथ। तो हमने पढ़ा था भारत और उसके क्या रिलेशन है, कब कब हम उनसे लड़ाई कर चुके हैं। तो एक बार ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी, ठीक है, उससे हमने कहा था एंग्लो नेपलीज वॉर। जो किस ट्रीटी से खत्म हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ सगोली, जो कब हुई थी? 1860 में। ठीक है, 1816 में। ठीक है, अंडर द ट्रीटी ऑफ सुगोली Which river was fixed as the western boundary of the Nepal? तो कौन सी बाउंड्री को फिक्स किया गया था? काली रिवर को। ठीक है, काली नदी को। और वहीं पर काला पानी हमारा डिस्प्यूट भी बना रहता है उसके साथ।
Which agreement between India and Nepal allows citizens of both countries to move across the border freely without passport और वीजा? आप नेपाल जाना चाहते हो, आप जाइए, अब सीधा घूम के आ जाइए। तो कौन सा एग्रीमेंट है जो हमें अलाउ करता है? तो याद रखना, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950, जो हमने 1950 में इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, वो हमें फ्रीली वहां पर मूव करने के लिए विदाउट पासपोर्ट और वीजा अलाउ करती है, ये भी ध्यान रखना। In which year did the Supreme Court of India declare honor killings a violation of the Constitution? ये भी हमने पढ़ा था कि जो ऑनर किलिंग होती है बहुत हो रही है ना, साउदर्न स्टेट में भी हो रही है। पहले हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश यही इस चीज़ के लिए जाने जाते थे, अब हर स्टेट में पहुंच रही है। ऑनर किलिंग का मतलब हमने पढ़ा था कि अपने ऑनर को बचाने के लिए, अपने रेस्पेक्ट को बचाने के लिए, जिस वजह से रेस्पेक्ट गई थी उस आदमी को ही मार देना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑनर किलिंग कहते हैं, ठीक है। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था और इसे बैन करने की या हटाने की बात कही थी। Which agreement signed in 1994 assured Ukraine of the security and sovereignty in the exchange of giving up its nuclear power? तो कौन सा ट्रीटी होती है? तो सिंपल याद रखना आपका बुडापेस्ट मेमोरेंडम। देखो हुआ क्या था 1994 के अंदर, है ना, यूक्रेन से कहा गया कि भाई यूक्रेन तुम चाहते हो, है ना, तो हम तुम्हारे से क्या करेंगे? तो इनसे न्यूक्लियर वेपन सब ले लिए गए थे और इसने दे दिए थे, और कहा गया था कि उसके बाद तुम्हारी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को बचा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो रशिया है वो उस पर अटैक कर रहा है, वो क्यों नहीं बच पा रहा है? क्योंकि उसने एनपीटी भी साइन कर रखी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, जो 1968 में हुई थी, और उसके पास जो वेपन थे वो बेचारा दे चुका है पहले। तो कौन सी ट्रीटी से दे चुका है? बुडापेस्ट मेमोरेंडम से दे चुका है, ठीक है। इसलिए उसको आज ये देखना पड़ रहा है हमने क्यों नहीं एनपीटी को साइन किया, कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो याद रखना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सुडान, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, न्यूक्लियर वेपन तो है, बट उन्होंने अभी तक उस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, ठीक है। एग्जाम में आ जाती बातें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रीजन बिहाइंड रशियाज अपोजिशन टू द यूक्रेन ज्वाइनिंग नेटो, है ना। तो क्या है रीजन? तो रीजन ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न ओवर नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, क्योंकि जो नेटो है वो बना ही इसलिए था 1949 में, हमने पढ़ा भी था इसको एडिटोरियल में, कि वो यूएसएसआर का अपोज करना था। यूएसएसआर बेचारा पहले डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो रशिया कह रहा है कि भाई जब हम हैं ही नहीं तुम्हारे दुश्मन, तो क्यों तुम अपने आप को बढ़ा रहे हो? अगर यूक्रेन इसमें चला जाएगा तो तुम तो मेरे बॉर्डर पे आ जाओगे। तो वो उस थ्रेट को देखते हुए उसको उसमें नहीं जाने दे रहा, और इस वजह से इशू चला आ रहा है। इंडिया एंड नामीबिया एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन विच ईयर? ये भी हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा आर्टिकल था कि अब हमें अफ्रीकन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे कर लेने चाहिए। चाइना का अपोज हो रहा है, तो इंडिया को उनका एक दोस्त बन के पहुंच जाना चाहिए और उनको वो फैसिलिटीज देनी चाहिए जो चाइना नहीं दे पाया, और हमें वहां से क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बनाने में हेल्प करनी चाहिए। यही पढ़ा था हमने। तो पूछ रहा है कि नामीबिया के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन कब एस्टैब्लिश हुए थे? 1990 के अंदर, 1990। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे लास्ट ईयर हम उनसे, लास्ट टू लास्ट ईयर हम उनसे चीता भी लेकर आए थे, है ना, तो भी एक कल्चरल जो हमारे एक्सचेंज का एक प्रोग्राम का पार्ट था। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो कौन कौन होता है ये भी हमने पढ़ा था अच्छे से, है ना, कि उसके लिए एनडीए गवर्नमेंट ने अपना जो कैंडिडेट अपॉइंट किया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और आपका सिंगल ट्रांसफेरेबल प्रोपोर्शनल क्या होता है उसमें, सॉरी, ट्रांसफेरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम से इलेक्शन होता है। द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच मेथड? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उसका वोटिंग होती है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।